महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सामने कई चुनौतियां हैं। पहली चुनौती जो है वो है कि बहुत सारे जो दल हैं इस वक्त जो वहां पर महायुति का जो गठबंधन है उसमें शामिल हैं। दूसरी चुनौती यह है कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिसकी बदौलत जो उसके सहयोगी प्रमुख दो सहयोगी पार्टियां हैं जिसमें अजीत पवार की एनसीपी है और शिंदे की शिवसेना है, वो उस पर लगातार दबाव बना रहे हैं। अब जो विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर लगातार पेंच फंस रहा है। बीजेपी के सामने कई मुश्किलें हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कैसे इन मुश्किलों से पार पा पाएगी और उसको क्या क्या मुश्किलें उसके सामने आ रही हैं, इस पर बात करेंगे। और आज पोल पंच में इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ रोजाना की तरह मौजूद हैं अरुण चौबे सर, संपादक है इंडिया.com के। तो अरुण सर से हम लगातार इस पर बात करेंगे और साथ में महाराष्ट्र के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव में सबसे हावी होने वाले हैं। तो सबसे पहले सर हम शुरुआत करेंगे, इस वक्त बीजेपी के सामने कौन सी सबसे बड़ी मुश्किल सामने है? धन्यवाद नरेश जी महाराष्ट्र बहुत क्रूशल स्टेट है। जी हम लोग उस समय बात कर रहे थे कि चुनाव के पहले भी लोकसभा जब चुनाव हो रहा था जी तो उस समय भी जो स्विंग स्टेट की हम लोग बात करते थे कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल चार स्टेट हैं जो कि डिसाइड करेंगे कि किस तरफ जो है सरकार बनती हुई दिखेगी। और उन आपने देखा कि महाराष्ट्र ने डिसाइड कर दिया, वेस्ट बंगाल ने डिसाइड कर दिया। बिहार में तो उसी तरह से मोर और लेस रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश ने भी एक तरह से आप कहें कि बीजेपी के जो उम्मीद थी उसके ऊपर खरा नहीं उतरा बीजेपी उसका परिणाम। लेकिन महाराष्ट्र की जहां तक हम लोग बात करें, महाराष्ट्र में 48 सीट लोकसभा की पिछले 2019 के चुनाव में उन लोगों ने, जो आपने बीजेपी का परफॉर्मेंस देखा था, 23 सीट जीती थी। लेकिन इस बार अलायंस पार्टनर के साथ में उन्होंने 28 सीटों पे चुनाव लड़ा था और इस बार वो घट के 9 पे आ गई है। तो सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र से उनको लगा है। महाराष्ट्र से इतनी सीटों का नुकसान महायुति को था कि वो लोग पूरी की पूरी तरह से स्वीप कर जाएंगे, उसका नुकसान हुआ है उन्हें। और एमवीए महाविकास अघाड़ी में जो दल है, कांग्रेस है, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली है, और जो पवार साहब की जो शिवसेना है, शिवसेना कह रहा हूं, एनसीपी जो है, उन तीनों ने अच्छा प्रदर्शन किया। उन लोगों ने मिलकर अच्छा प्रदर्शन किया है। उसमें जो पहले का क्लैश चल रहा था, मैं इसके पहले भी कह चुका हूं कि जो पार्टियां स्प्लिट हुई थी, आप शिवसेना का ही ले तो उन लोगों में जो आइडियोलॉजिकल चीजें एक साथ में थी। आइडियोलॉजी वही है कि जो बाल ठाकरे साहब हैं उनकी पार्टी की जो आइडियोलॉजी प्रो हिंदुत्व है उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन जो शिंदे साहब हैं जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच में और उद्धव ठाकरे के बीच में जो अभी भी जो प्रतिवाद चल रहा है कि उनकी लेगेसी को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कौन उनका नजदीकी उत्तराधिकारी होगा, उसमें आप देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे तो उनके जाहिर सी बात नेचुरल जो उनके सक्सेसर हैं, लेकिन वो जैसा कि क्लेम कर रहे हैं उसका फायदा भी उन्हें मिला कि उनके साथ धोखा हुआ, उनकी पीठ में उनके ही लोगों ने छुरा भूका, ऐसी वो जो बात कहते रहते हैं। लेकिन शिंदे की शिवसेना को भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, 7 सीटों पे लोग जीते हैं लोकसभा। आप ये क्योंकि शिंदे की शिवसेना जो 15 सीटों पे लड़ी उसमें से तकरीबन जो है 13 सीट पे वो लोग आमने सामने थे, शिवसेना बाल ठाकरे उद्धव ठाकरे के सामने। तो उसमें से उन्हें अगर वो 7 सीट जीते हैं तो आपकी बात सही है कि वो लोग एक मजबूत स्थिति में हैं, इसीलिए वो हार्ड बार्गेन कर रहे हैं। बीजेपी के साथ जो बार्गेनिंग हो रही है, असेंबली इलेक्शन जो कि अक्टूबर में होना है, उसके लिए जो बार्गेनिंग चल रही है उसमें वो लोग अपना जो है एक तरह से कहा जाए तो लायन शेयर या इक्वल पार्टिसिपेशन की बात करीब 100 सीटों की डिमांड की है शिंदे की शिवसेना ने। साथ में 80 से 90 सीटें मांग रहे हैं अजीत पवार। हाँ, अजीत पवार के बारे में मैं कहूंगा कि अजीत पवार भले ही एक सीट पे जीत पाए और उनको लोकसभा इलेक्शन में काफी नुकसान हुआ है, और उनके ऊपर जो सीनियर पवार यानी कि पवार साहब, जो शरद पवार साहब जो है भारी पड़े हैं। तो वहां पर उस पार्टी में भी ले दे के मंथन चल रहा है कि इस अलायंस के साथ आगे जाया जाए कि न जाया जाए, क्योंकि उन लोगों को उतना फायदा हुआ नहीं जिस तरह की उम्मीद थी। इसी शायद यही वजह था कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो शपथ ग्रहण हो रहा था तो उस कोटे से जो है उनको एक सीट दी गई थी, प्रफुल्ल पटेल को कैबिनेट मिनिस्टर बनाने की उनकी डिमांड थी। लेकिन जो एनडीए सरकार में उनको मिल रहा था कैबिनेट पोर्टफोलियो न मिलके एमओएस इंडिपेंडेंट मिल रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र प्रभार के साथ एमओएस नहीं लेंगे, और उन लोगों ने मना कर दिया और कहा कि इसके बाद हम लोग सोचेंगे। लेकिन वो सिंबॉलिक था। सिंबॉलिक इसलिए था कि एक तरह से उन्होंने उनकी शर्तों पर वो लोग राजी नहीं हुए। दूसरा, अपना स्टैंड बनाए रखा कि शायद जो बेहतर स्थिति होगी तो उसके साथ वो लोग जाएंगे। बेहतर स्थिति में अब राज्य की राजनीति, या यूं कहें कि जो अभी लोकसभा
में जो स्पीकर चुना जाना है, इस समय भी जो बजट सेशन के समय स्पीकर चुना जाएगा उसके पहले, तो वो चुनाव भी काफी कुछ डिसाइड करेगा। किस तरह से जो अलायंस पार्टनर्स उस बीजेपी के साथ डील करते हैं, या बीजेपी किस तरह से जो है अपने एनडीए के दूसरे पार्टनर्स के साथ डील करती है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। और उसी के अकॉर्डिंग जो लोग अपनी स्ट्रेटजी तय करेंगे, ऐसा दिख रहा है फिलहाल। बिल्कुल सर, कुल मिलाकर इसमें एक बात बहुत बड़ी बात है जो सामने आ रही है कि अजीत पवार की जो एनसीपी है उसके लिए खतरा ये भी है कि शरद पवार के पोते हैं, उन्होंने दावा किया है कि 1819 विधायक जो हैं वो अजीत पवार गुट के हैं, उनके संपर्क में हैं। तो एक तो अजीत पवार ने 1 सीट लोकसभा चुनाव की 1 सीट जीती, लेकिन वो दावा कर रहे हैं 80 से 90 सीटें मिलनी चाहिए उनको विधानसभा में, लेकिन अब उनकी ही पार्टी को अंदर खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी को कहीं से सीट बंटवारे को लेकर मंथन करेगी या फायदा हो सकता है, तो वो अजीत पवार की सीटें कट सकती हैं, जो डिमांड कर रहे हैं उसको आधा किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में आप देखेंगे कि अजीत पवार जितनी उम्मीद थी, क्योंकि अजीत पवार को वो लोग इसलिए लेके आए थे कि जो इन लोगों की सीटें बच रही हैं वो भी मिल जाएगा। पवार साहब का जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का जो उनका डोमिनेंस का क्षेत्र है, उधर से भी सीटें मिल जाएंगी, तो एक तरह से ये लोग जो है स्वीप करेंगे। 48 में से कम ये लोग 45 सीट या 40 प्लस इस तरह की उम्मीद कर रहे थे कि 40 सीट्स हम लोग मिलके जीत लेंगे। वो हुआ नहीं, तो उसका प्रतिफल जो होगा ये कि असेंबली इलेक्शन में मुझे लगता है कि जी अजीत पवार के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगी। और दूसरी बात बताऊं कि जो मुद्दों की आप बात कर रहे थे, कई मुद्दे हैं। एक तो मैं कहूं कि जो उस तरह का कॉन्फिडेंस था कि अलायंस को लेके चल के हम लोग जीत लेंगे, वो कॉन्फिडेंस चला गया। दूसरी बात ये कहूंगा कि मराठा रिजर्वेशन की अभी भी वहां जो चिंगारी सुलग रही है, वो विधानसभा चुनाव में हावी रहेगा। हाँ, वो चुनाव में हावी रहेगा। उसके जो नेता मनोज जरंग पाटिल हैं, जो कि लगातार आपको याद होगा कि वो कोल्हापुर रीजन जो मराठवाड़ा रीजन है, जिसमें तकरीबन 8 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और वहाँ इतनी ही सीट्स भी हैं लोकसभा की सीट्स, उसमें पंकजा मुंडे कोल्हापुर से शायद जीत गई हैं, पंकजा मुंडे जीती हैं। तो वो वहाँ का जो मराठा वाला इशू है, जो कि मराठा जो उस रीजन में जो है बीड वाला, जो कोल्हापुर से नहीं बीड के जो बीड से जीती हैं, तो बीड जो रीजन है वहाँ से उनके पिताजी गोपीनाथ मुंडे बहुत बड़े नेता हुए हैं। तो वो रीजन जो मराठवाड़ा वाला रीजन हुआ करता है, वहां पर बड़ी गरीबी है। तो गरीबी की वजह से जो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, उसको कहते हुए ये मराठा रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। शिंदे सरकार ने उसको पास जरूर करवा दिया था अपने सरकार से, लेकिन वो जो 50% का रिजर्वेशन पे जो कैप है, उसको महाराष्ट्र बम्बई हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उसका आप आज ही का उदाहरण दे दूं मैं आपको, क्योंकि बिहार सरकार ने भी उसी तरह से जातिगत रिजर्वेशन को जो बढ़ाया था और 50 से 65% कर दिया था, उसको आज पटना हाई कोर्ट ने जो है एक तरह से उसको रिजेक्ट कर दिया कि 50% से ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते हैं। अभी भी उसी पे रिजर्वेशन के मामले में सरकार का रुख या कोर्ट का रुख जो है अभी वही है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड वही है। तो वो उसी वजह से उन्होंने कहा था मनोज जयरंग पाटिल की आपने तो पास कर दिया, लेकिन वो कोर्ट में रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा कीजिए कि जो ओबीसी का जो 27% है, उसमें से काट के जो है हमको दीजिए 4 या 5% देना है। तो वो जो ओबीसी वर्सेज जो मराठा, ओबीसी वर्सेज मराठा का क्लैश वो हो भी चुका है इसके पहले। वो एक चलता हुआ इशू है, जो कि अभी भी हो सकता है कि और गर्माहट उसमें होगी, और वो लोग असेंबली इलेक्शन में जो है वो भी एक क्लैश का कारण बनेगा। यही एक वजह आप देख रहे होंगे कि देवेंद्र फडणवीस जब से बीजेपी की चुनावी हार हुई है, तो उसकी एक तरह से उन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उन्होंने कहा कि उनको पद से मुक्त कर दिया जाए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे स्टेट वाइड जो है अपना एक कैंपेन शुरू करें अपने दम पे, और पूरे उसमें जो है कार्डर्स को मोबिलाइज करके असेंबली इलेक्शन की तैयारी की जाए। लेकिन अभी सेंट्रल लीडरशिप से जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनको उस तरह की नॉट नहीं मिली है। उनको कहा है कि पद पे आप बने रहें। तो अभी देखिए किस तरह का जो ये लोग जो पार्टीज जो डिसाइड करेंगे, अभी मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन में चीजें जो बीजेपी भी चाहती है कि जो महाराष्ट्र की राजनीति हो सेंट्रल से ही उसको मैनेज किया जाए। नहीं, उसमें सेंट्रल से मैनेज ऑफ कोर्स जो बड़ी पार्टी है जिसकी सरकार केंद्र में है, वो लोग जरूर चाहेंगे कि उन्हीं की सरकार बने, उन्हीं की समर्थित सरकार बने, ताकि वो एक तरह से राज्य के विकास के लिए भी। और महाराष्ट्र बहुत क्रूशल स्टेट है, आप जानते हैं कि कॉर्पोरेट जो है जो कॉर्पोरेट डोमिनेंस वहां पर जो उसको फाइनेंशियल, वहां की मुंबई को फाइनेंशियल
फाइनेंशियल कैपिटल भी कहते हैं। जी। तो वहां से जो है जो रेवेन्यू जनरेशन का भी बहुत बड़ा जी। सोर्स वो राज्य है, जी। गुजरात और महाराष्ट्र, वेस्टर्न इंडिया में। तो जी। उस राज्य को जो जो कहते हैं ना कि जो जो एक तरह से जो जबरदस्त जो प्रॉफिटेबल जो वेंचर होता है जिस तरह से बिजनेस में, उसी तरह से वो प्रॉफिटेबल स्टेट है जहां से मैक्सिमम रेवेन्यू आने की सोर्सेज हैं, उसको वो लोग क्यों लूज करना चाहेंगे? बिल्कुल। तो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन वहां बना हुआ है, उनकी स्थितियों पर नजर बिल्कुल बनी सर, एक हुई और है। बहुत बड़ा मुद्दा है, वो है किसानों की आत्महत्या का। महाराष्ट्र जी में जी आपने जी। बहुत बार सुना होगा, बहुत खबरों में लगातार आता है, बहुत बार मुद्दा भी बहुत तेजी से उछला है कि किसान लगातार आत्महत्या करते हैं। तो उस पर क्या, ये चुनाव में आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा फिर से उठेगा? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल उठेगा, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखें कि किसानों की आत्महत्या का मामला इस बार फिर से आने लगा है। मैं कहूँगा कि वो जो कॉटन ग्रोइंग बेल्ट है, कॉटन और सोयाबीन का जो बेल्ट जी। है, कॉटन ग्रोइंग बेल्ट में 2 डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँगा, अमरावती और यावतमाल की। ये दोनों जो है इसी से संबंधित हैं। तो अमरावती में अभी आप देखेंगे कि रिकॉर्ड 153 डेज़ में अभी मैं देख रहा था आज, तकरीबन 152 डेज़ में 143 डेथ्स हुई हैं। जी। यानी तकरीबन हर दिन एक सुसाइड जी। तो वहाँ पर हुआ है। उसी तरह से जो है आप देखेंगे कि यवतमाल में भी तकरीबन 132 सुसाइड्स इस साल जी। हो चुकी हैं। जी। तो इसका मतलब क्या है? वहाँ पर वो प्रॉब्लम जो है, जैसे किसानों, ये तो किसानों से जी। रिलेटेड प्रॉब्लम जी। है। या तो बैंक से इस तरह के ऋण दिए जाएँ, किसानों को फैसिलिटेट करवा दिया जाए कि उसमें जो ईज़ी इंस्टॉलमेंट पे किस्तें हों, उसकी फैसिलिटी नहीं मिली है, तभी ये डेथ्स इसलिए होती हैं। ज़्यादातर वो लोग जो है साहूकारों से या ऊँचे दामों पे जो ऋण इंटरेस्ट पे लेते लेते हैं हैं, और जो दबाव जो में आ जाते हैं। तो दबाव में आके जब नहीं दे पाते हैं, तो उन्हें जो मजबूरी में सुसाइड करना पड़ता है। ये जी। तो हम लोग पिछले 10 साल से, दशकों से देख रहे हैं। एक तो अकाल की वजह से, दूसरा कारण ये ऋण न दे पाने की जी। वजह से, फसल जी। बर्बाद होने से। तो ये एक बड़ा मुद्दा होगा, मुझे हुँ। लगता है कि आने वाले असेंबली चुनाव में, क्योंकि इन लोगों की सरकार है, हुँ। महायुति की सरकार चल रही जी। है। आप कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया हुआ है, और किसानों की डेथ लगातार उस पर्टिकुलर रीजन में हो रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो एक बड़ा मुद्दा बनेगा। और उसके बाद दूसरा मुद्दा जो मैंने आपसे कहा कि मराठा रिज़र्वेशन जी। का, ये 2-3 मुद्दे हैं, और सीटों के लिए कशमकश जारी है। बिल्कुल, सीटों जी। का कशमकश सर सबसे महत्वपूर्ण यही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि एनसीपी और शिवसेना के अलावा भी भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, वहाँ पर 5 या 6 छोटी-छोटी पार्टियाँ और हैं, 3-4 और उनके साथ भी है। तो जिस तरीके से ये पार्टियाँ डिमांड कर रही हैं, ऐसे ही में भारतीय जनता पार्टी के पास 100-110 करीब सीटें बचती हैं, उसमें से भी 2-4 सीटें और सीटों को भी देना है। अब जिसके पास जो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा, उसके पास जीत का आंकड़ा उतना और ज़्यादा री होगा, और और री सरकार में उसी का मुख्यमंत्री भी होगा जो ज़्यादा सीटें ले ज़ाहिर-सी आएगा। बात है, और रीजनल पॉलिटिक्स में देखिए छोटे-छोटे प्लेयर ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जी। जाते हैं। लोकसभा इलेक्शन में तो ठीक है, लेकिन रीजनल लेवल की पॉलिटिक्स में आप प्रकाश अम्बेडकर की जो जो उनकी अपनी पार्टी है, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के लड़के हैं, जी। उनकी भी जो उस रीजन में जो महार कम्युनिटी है, और जो उनका जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, उसमें उनकी एक होल्ड है। 30 रामदास अठावले भी भारतीय जनता हाँ, हाँ, पार्टी तो के साथ ही है। 13% जो है वहाँ का दलित पॉपुलेशन पूरे जी। स्टेट में जो है वोटर्स का एक तरह से वोट बैंक है वहाँ पर दलित पॉपुलेशन का, और ओबीसी का जो है ज़बरदस्त वोट बैंक है, उसमें मराठास का भी है। मराठा जो उस 8 डिस्ट्रिक्ट्स में कंसोलिडेट करते हैं, तो ऐसा नहीं है। इस समय मराठा जो महाराष्ट्र की राजनीति बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है। जी। उस कॉम्प्लेक्सिटी में किस तरह से इसको लोग अपने अपने तरीके से ईज़ी बनाएँगे, ये चैलेंज बीजेपी के सामने है। बिल्कुल सर, जी। अभी तो ऐसा लग रहा है कि मुंबई से लेकर दिल्ली तक अक्ल के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, खूब सारा समीकरण साधने के लिए, क्योंकि चुनाव आप जानते हैं कि ज़्यादा वक़्त नहीं है। महाराष्ट्र के चुनाव को अक्टूबर में संभवतः जी। चुनाव हो सकते हैं, और ऐसे में जिस पार्टी को जितनी ज़्यादा सीटें मिलेंगी सीट बँटवारे में, जो जितनी ज़्यादा सीटों पर जीतेगा, तो उसके चुनाव जीत कर आने की ज़्यादा संभावना होगी। जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी विधानसभा में, उसी का मुख्यमंत्री भी होगा। ये लगभग तय मान सकते हैं सर इसको हम। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि इस बार कम से कम मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का हो, और ऐसे में वो कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर खुद चुनाव लड़े, ताकि विधानसभा में अगर चुनाव जीत के आएँ तो उनकी संख्या जो हो सबसे ज़्यादा हो गठबंधन के अन्य दलों के मुकाबले। तो बीजेपी की कोशिश बहुत है, लेकिन बहुत सारे पेच फँस रहे हैं, बहुत सारी समस्या है, और इन समस्याओं से भारतीय जनता पार्टी कैसे बाहर निकलती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर? आप ज़रूर हमें कमेंट कर बताएँ। साथ ही देखते रहें पोल पंच और इंडिया.com। नमस्कार।